हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राउज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक पॉलिटी के टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे और टॉपिक का नाम है प्रेसिडेंट। हम उन एमसीक्यूज़ पर चर्चा करेंगे जो प्रॉबेबली इस बार एग्ज़ाम में एमपीपीएससी 2026 में पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है वो है द मेथड of election of the president of India has been taken from the constitution of which country। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है हमने कौन से कंट्री के संविधान से बोरो करी है। ऑप्शंस हैं ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई या फिर आयरिश संविधान। सबसे पहले तो देखते हैं कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल 52-53 में ये प्रोविज़न है कि हेड ऑफ द स्टेट या फिर आर्टिकल 53 में है हेड ऑफ द स्टेट या फिर प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा। अब आर्टिकल 54 में प्रोविज़न है कि इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के लिए। इलेक्शन जो प्रेसिडेंट के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है उसका जो आंसर है वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। 54 में है जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब कि कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेंगे। आर्टिकल जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज ये दिया है 54 में, और आर्टिकल 55 में मेथड दी है कि कैसे प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट चुना जाएगा। हमेशा याद रखिएगा इनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और इनकी जो पद्धति है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, आगे बात करते हैं। इसका आंसर है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये भी जानते हैं कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें और भी ली गई है, जैसे कि डीपीएसपी, राइट, और जो नॉमिनेशन जो है राज्यसभा में वो करने की जो मेथड है, जो हम मेंबर नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, वो मेथड भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। आगे देखते हैं। Which of the following statement is most appropriate regarding the constitutional position of president? भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट इज मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सदस्य होता है। द राष्ट्रपति हैज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओनली, केवल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट होता है, दो नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट हैज ओनली सेरेमोनियल पावर, मतलब सिर्फ और सिर्फ औपचारिक शक्तियां होती है। इसका सबसे जो सही, क्योंकि यहाँ हमें पूछा है सर्वाधिक उपयुक्त, बहुत से ऐसे एक या दो आपके जो ऑप्शन होंगे वैसे लग सकते हैं कि सही हैं, लेकिन जो हमें सर्वाधिक उपयुक्त है वो हमें देखना है। देखिए जो पार्लियामेंट है, हम जानते हैं पार्लियामेंट का मतलब क्या है। पार्लियामेंट के तीन पार्ट हैं, एक तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। प्रेसिडेंट, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो हम इस जो स्टेटमेंट है इसी से क्लियर है कि प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर दो नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। मतलब कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो किसी भी हाउस का, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी का भी सदस्य नहीं होता है, राइट। आगे देखते हैं। Who is the youngest person to hold the office of the President of India? भारत के राष्ट्रपति को धारण करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, नीलम संजीवा रेड्डी या द्रौपदी मुर्मू। रामनाथ कोविंद जी बिल्कुल नहीं है। प्रतिभा पाटिल जी जो हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये भी नहीं है। नीलम संजीवा रेड्डी भी नहीं है। इन्होंने जो जब शपथ ली थी इनकी एज थी 66 ईयर्स, ठीक। इनको सेकंड बोला जा सकता है यंगेस्ट, लेकिन जो सबसे यंगेस्ट है अब ऑप्शन बच जाता है द्रौपदी मुर्मू का। इन्होंने जब शपथ ली थी, ओथ ली थी, तब इनकी जो एज थी वो थी 64 ईयर्स, ठीक है। राष्ट्रपति मुर्मू जी जो कि अभी हमारी प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में कुछ बातें ये देख लें तो ये पहली व्यक्ति हैं जो ट्राइबल एरिया से आती हैं, पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं। और ये हम सब जानते हैं कि ये संथाली ट्राइब से बिलोंग करती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये
कि ये इकलौती ऐसी पर्सन है एज अ प्रेसिडेंट जिनका जन्म इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ है, मतलब कि 1947 के बाद किसी राष्ट्रपति का जन्म हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए, या फिर जनरली आप याद रखिएगा, वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उसके अलावा दूसरी महिला राष्ट्रपति हो जाती हैं ये प्रतिभा पाटिल जी के बाद, और 15th नंबर की राष्ट्रपति हैं ये। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट बट नॉट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा तो है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद या फिर राज्य विधान सभाएं। हम ये जानते हैं कि जो इम्पीचमेंट है, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक मेथड दी हुई है जिसका नाम है इम्पीचमेंट, या जिसे हिंदी में कहते हैं अभियोग या महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, अब ये दी हुई है आपके आर्टिकल 61 में। ठीक, आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। हमने इसके पहले ही सबसे पहले वाले जो हमारा MCQ में बात करी थी निर्वाचन मंडल की, मतलब कि ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का मंडल जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेता है। उसमें आते हैं आपके राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी निर्वाचित सदस्य। मनोनीत इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि देखा जाए तो जो मनोनीत करने का काम है वो राष्ट्रपति के लिए ही है, तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है वो। ठीक, अब हम आते हैं इस पर कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इन्होंने साफ साफ कहा है कि निर्वाचन मंडल का हिस्सा तो है लेकिन किसका हिस्सा नहीं है? महाभियोग प्रक्रिया का। अभी हमने कहा कि लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी होते हैं। अब हमें ये तो पता है कि ये तो होता ही नहीं, ये ऑप्शन से हट ही जाएगा क्योंकि निर्वाचन जो मंडल है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं सदस्य, लेकिन कहीं भी जिक्र स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का नहीं है। ठीक है, स्टेट के जो 2 सदन जो होते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, अब इसमें जो है जो निर्वाचन मंडल है उसमें ये तीनों होते हैं लेकिन ये तो होता ही नहीं है। तो हमारे जो पहले वाला जो ये टर्म है इसी से साफ है कि इसका आंसर जो है क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब है द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग जिसकी हमने बात करी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो जवाब है ये है USA का या फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि यहाँ से हमने ये चीज़ बोरो करी है इम्पीचमेंट। देखा जाए तो अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, और इम्पीचमेंट के लिए सिर्फ एक ग्राउंड है, अगर राष्ट्रपति वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करता है, उसी के आधार पर इम्पीचमेंट होगा। इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है जो आर्टिकल 61 में दी हुई है उसे हम इम्पीचमेंट की बात कह रहे हैं। वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, अब अमेरिका से हमने एक और बहुत बड़ी चीज़ बोरो करी है, उसका नाम है फंडामेंटल राइट। ओके, एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जैसे हमने इम्पीचमेंट की बात करी है, देखिए इम्पीचमेंट की जब प्रोसेस शुरू होती है तो इम्पीचमेंट में किसी भी हाउस में, चाहे इधर लोकसभा इधर राज्यसभा, प्रस्ताव दिया जाता है इम्पीचमेंट के लिए। तो वो करने के पहले कितने दिन पूर्व हम राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इम्पीचमेंट लाया जाएगा? तो इसका आंसर है 14 डेज बिफोर किया जाता है, 14 दिन पहले किया जाता है। आगे देखें, द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसी प्रक्रिया है कह रहा है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल। इसका जो आंसर है वो है क्वासी जुडिशियल। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया
क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। इसको समझते हैं कि क्यों ये क्वासी जुडिशियल कह रहे हैं। क्वासी जुडिशियल का पहली बात तो मतलब होता है अर्ध न्यायिक, ना तो पूर्ण न्यायिक है और ना तो पूर्ण लेजिस्लेटिव है। ठीक, आगे देखें, जो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है मतलब हमें ये पता है कि जब इम्पीचमेंट करने का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अब पार्लियामेंट के पास है लेकिन वो जो कार्य कर रही है इम्पीचमेंट में, वो क्या कार्य कर रही हैं, वो इन्वेस्टिगेट भी कर रही हैं। ठीक है, अब उसमें आके जो प्रेसिडेंट है वो डिफेंड भी कर रहे हैं। ओके, अब ये जो कार्य है ये कहाँ होता है, ये किसी भी न्यायालय में होता है। तो कैसी प्रक्रिया है ये है न्यायिक प्रक्रिया। लेकिन कर कौन रहा है, ये कर रहा है पार्लियामेंट। इसीलिए हम इसको कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। मतलब जो पूरी प्रोसेस है वो कैसी है, न्यायिक है, लेकिन अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। इसलिए हम इसको कहते हैं अर्ध न्यायिक या फिर क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। किसके लिए, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए। द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए। इसका जवाब है 6 महीने के भीतर। जब भी वैकेंसी होगी उसके 6 महीने के भीतर जो है इलेक्शन कमीशन अपना नोटिफिकेशन निकालेगा और उसके बेसिस पर चुनाव होंगे, जैसा कि अभी हमने देखा था 2022 में। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पद है, अगर मान लो वैकेंट हो गया, अभी 6 महीने की जो वैकेंसी है, क्योंकि पद तो सबसे बड़ा पद है हमारे देश का, तो वैकेंट तो नहीं रहना चाहिए, तो कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करेगा। तो उसका जो अधिकार है, उसका अधिकार है हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को इसका अधिकार है। वाइस प्रेसिडेंट करेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति चुना ना जाए इलेक्शन होकर, और जब वो राष्ट्रपति चुना जाएगा तो 5 साल के लिए होगा उसका टर्म। ठीक, तो और अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है, वो भी उनका भी स्थान रिक्त है, तो फिर उसके बाद आएंगे CJI, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो करेंगे। और मान लीजिए ये भी नहीं है तो इनकी जगह पे कोई भी सीनियर मोस्ट जज जो होंगे, वरिष्ठ जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो स्थान लेंगे, वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। इन केस, खैर ये हम कर ही चुके हैं, इन केस द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट, हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, हु विल ऑक्यूपाई दैट पोजीशन। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर, चाहे निधन की बात हो, चाहे वो त्यागपत्र हो या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हो जाता है, किसी भी वजह से रिक्त होता है। अगर आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो बिल्कुल टिक लगा दीजिए वाइस प्रेसिडेंट पे, ये नहीं है उपराष्ट्रपति, तो फिर कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। Who among the following presidents exercised a power which is pocket veto in constitutional terminology? ठीक है, इसका जो जवाब है वो है ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट वीटो इन्होंने यूज़ किया था 1986 में। पॉकेट वीटो मतलब कि जो बिल्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट पास करती है, उसको रोकने का जो अधिकार होता है, रोकने का, स्टे लगाने का या रिटर्न करने का, उसको बोलते हैं वीटो पावर। किसकी, प्रेसिडेंट के पास होती है। 3 टाइप की वीटो पावर होती है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और एक होती पॉकेट वीटो। तो ये वाली जो पावर है जिसको हम कह रहे हैं पॉकेट वीटो, इसमें होता है कि जब प्रेसिडेंट उस बिल पर कोई एक्शन ना ले, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी बिल कानून तब बनेगा जब वहाँ प्रेसिडेंट असेंट दे अपना, है ना, प्रेसिडेंट कंसेंट दे, प्रेसिडेंट अपनी सिग्नेचर कर दे उस पर। लेकिन अगर वो ही उस चीज़ को रिटर्न कर दें या कोई एक्शन ना ले, तो वह बिल फिर क्या होगा, वो बिल या तो एंड हो जाता है, ठीक है, या तो फिर वो कानून नहीं बनेगा, राइट। तो पॉकेट वीटो मतलब ऐसे बिल जिसको पॉकेट में रख लिया जाए और भूल गया, मतलब कोई भी एक्शन ना हो। तो ये जो है पहली बार, जो है पहली आखिरी बार ज्ञानी जैल सिंह थे, इन्होंने इसका यूज़ किया था 1986 में। और एक बात, कोई भी ऐसा बिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड हो, उस बिल को पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है, मतलब उसको आपको साइन करनी ही पड़ेंगे, प्रेसिडेंट उसको अपने पास नहीं रख सकते हैं रोक कर। आगे देखें, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द पावर टू विद होल्ड हिज असेंट। अभी हमने बात करी थी बिल को रोकने के जो अधिकार है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, ठीक है, स्वीकृति देने का या रोकने की जो शक्ति है किसके आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 111। हमने जिस वीटोस की बात करी, जो पावर की बात करी है बिल को रोकने की, वो आती है आपके आर्टिकल 111 में।
और जितने भी हमने वीटो की बात करी वो सब इसी के अंदर, सस्पेंशन वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो। Under which of the following article of Constitution the President of India has been empowered to promulgate an ordinance? संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? इसका जवाब है आर्टिकल 123। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश वो होता है एक ऐसा समझ लीजिए जैसे टेम्परेरी जो कानून होता है। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी कंडीशन आ गई है भारत में जिस पे एक्शन लेना अनिवार्य है, जिसके लिए कानून बनाना अनिवार्य है, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास एक ऐसी शक्ति है जिसको बोलते हैं अध्यादेश जारी करना या फिर ऑर्डिनेंस इशू करना, ठीक, जिससे टेम्परेरी कानून बना दे वो। एक एग्जाम्पल इसका है 2018 में 3 तलाक पर ऐसा हुआ था, जब इन्होंने, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, हमें पता है पार्लियामेंट सिर्फ 3 ही बार सेशन में आती है, उस टाइम जब ये आया क्योंकि एमरजेंसी वाली सिचुएशन थी, उस टाइम पर पार्लियामेंट सेशन में नहीं था और हमें पता है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है कानून बनाने की। लेकिन अगर वो सेशन में नहीं है तो एक पावर जो है, विशेषाधिकार जिसे हम कह सकते हैं, किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है कि वो टेम्परेरी कानून बना सकते हैं जब तक कि पार्लियामेंट सेशन में ना आए। तो 3 तलाक के ऊपर बनाया था, उसके बाद 2013 में निर्भया केस के ऊपर भी बनाया था इन्होंने टेम्परेरी कानून। Who among the following president of India who is known as the philosopher king और philosopher ruler? I think इसका आंसर बहुत ऑब्वियस है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, ठीक है। इनकी जो फिलॉसफी है, ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे, ठीक। अद्वैत वेदांता में जो ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न थॉट को जो ब्लेंड करके जो इन्होंने फिलॉसफी बनाई थी, ठीक है, तो इनकी फिलॉसफी थी अद्वैत वेदांता से मेनली इंस्पायर्ड थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।